91 बिलियन डॉलर ये है नेटवर्थ गौतम अडानी की, जो कि श्रीलंका और अफगानिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। हमारे देश में कई बिजनेसेस उनके पुरखों के टाइम से ही हैं, चाहे वो अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो। तो ऐसे में एक गुजरात का लड़का कैसे $1 बिलियन का प्रोजेक्ट खड़ा करता है। मुंबई बोरीवली धनजी स्ट्रीट फेमस है अपने गुजरात डायमंड के लिए, और यहीं से शुरू होती है आज के गौतम अडानी की कहानी। गौतम अडानी मुंबई आते हैं अपने भाई के पास पढ़ने के लिए, पर पढ़ाई से ज्यादा उनका मन था बिजनेस में। तो जल्द ही वो पढ़ाई के साथ साथ डायमंड का काम सीखना भी शुरू कर देते हैं, और कुछ ही टाइम में वो अपने भाइयों के साथ मिलकर एक डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस शुरू भी कर लेते हैं। अब इस बिजनेस को उन्होंने ज्यादा दिन तक नहीं किया, क्योंकि उनके बड़े भाई महासुख अडानी ने गुजरात में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाई थी, जिसके लिए उन्हें गौतम अडानी की हेल्प की जरूरत थी। और यहाँ से गौतम अडानी अपना डायमंड ट्रेडिंग का बिजनेस बंद करके चल देते हैं गुजरात। बेसिकली फैक्ट्री का काम था पीवीसी फिल्म को प्रोड्यूस करना, जो कि एक पैकेजिंग मटेरियल है, और इस चीज के लिए उन्हें जो रॉ मटेरियल चाहिए था उसकी खपत सिर्फ इंडिया से पूरी नहीं हो रही थी, और बाहर से इंपोर्ट करना उस वक्त इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में राजीव गांधी सरकार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कई तरह के ड्यूटीज और रेगुलेशन हटा देती है। तो उसके बाद यहाँ से शुरू होता है गौतम अडानी का टर्निंग पॉइंट, और यहीं से शुरू करते हैं गौतम अडानी अपना ट्रेडिंग का बिजनेस अडानी ग्रुप के नाम से। इसके बाद अडानी ग्रुप ने GSEC गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिलाया कि अब वो GSEC के नाम पर इंपोर्ट करेगा, और जो चीज GSEC को चाहिए वो उसे दे देगा, और जो चीज उसे खुद के लिए चाहिए वो रख लेगा अपने पास। क्योंकि देखिए GSEC को उस वक्त जीरो टैरिफ का बेनिफिट था, बट फिर भी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप को टैरिफ बेसिकली एक तरह के टैक्स का फायदा हुआ, और इस चीज की वजह से अडानी ग्रुप का बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो हुआ। जहां 1992 तक अडानी ग्रुप सिर्फ 100 मैट्रिक टन ही इंपोर्ट कर रहा था, अब वो यहाँ पर 40,000 टन इंपोर्ट करने लग गया था। और हाँ, एक बात, उनका मेन मकसद था प्लास्टिक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना, पर अब उन्होंने अपने बिजनेस एक्सपैंड कर लिया था। अब वो बहुत सी कमोडिटी एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। 1991 में PV नरसिम्हा राव की लिबरल पॉलिसी के बाद अडानी ग्रुप को फिर से एक पुशअप मिला, और यहां से उन्होंने शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस। उसके बाद कारगिल, जो कि एक नमक बनाने की कंपनी है, तो अब अडानी और कारगिल मिलकर जॉइंट वेंचर तैयार करते हैं। अभी इस दौरान सरकार भी सोच रही थी कि किस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, और उसके साथ ही वो पोर्ट का प्राइवेटाइजेशन करने पर भी वो विचार कर रही थी। और इस चीज का बेनिफिट मिलता है अडानी को जब वो 1995 में उनका फुल कंट्रोल आ जाता है मुंद्रा पोर्ट का, और यही वो चीज है मुंद्रा पोर्ट। यहां से ही अडानी एम्पायर बनना शुरू हो गया था, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट के पास गौतम अडानी ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया बिजनेस के लिए, जिसके बाद बहुत से प्लांट आसपास लगने शुरू हो गए, और ट्रेडिंग के लिए वो यूज करने लगे मुंद्रा पोर्ट को। अब जाहिर सी बात है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा था अडानी को। अब पोर्ट के बिजनेस को वो इस कदर समझ चुके थे कि 2014 तक उनके पास टोटल 14 पोर्ट थे। आज देश का 30% कार्गो और 40% शिपिंग कंटेनर अडानी पोर्ट से ही गुजरता है। अब उसके एक बिजनेस की वजह से उसके बाकी बिजनेसेस को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जैसे लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसेस और टर्मिनल बिजनेस को। इसके बाद उन्होंने अपने ही SEG में थर्मल प्लांट लगाए, और इस थर्मल प्लांट के मटेरियल को वो अपने ही SEG के लोगों को बेचने लगे। और साल 2011 में अडानी ने इंडिया का सबसे बड़ा 4620 मेगावाट का कोल बेस पावर प्लांट लगाया। अब एक बिजनेस से अगेन दूसरे बिजनेस का लिंक, तो यहां पर जन्म होता है अडानी एंटरप्राइजेस का, जिसमें माइनिंग, रोड मैन्युफैक्चरिंग, एयरपोर्ट सर्विसेज जैसे बड़े बिजनेस भी शामिल थे। इसके बाद साल 2018 में अडानी कंट्रोल लेते हैं एयरपोर्ट बिजनेसेस का। जी हाँ, जब सरकार कुछ एयरपोर्ट को लीज पर दे रही थी चलाने के लिए, तब वहां पर अडानी ही सबसे आगे थे। और आप खुद देखो, आज अडानी इंडिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट अथॉरिटी कंपनी बन चुकी है। खैर, समय समय पर अडानी पे कुछ आरोप भी लगते रहे हैं, उन्हीं में से एक है क्रोनी कैपिटल। मतलब कि एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिकल पार्टी के बीच इतना गहरा रिश्ता होता है कि सिर्फ एक ही बिजनेसमैन का मुनाफा होता है। जैसे कि राहुल गांधी शुरू से ही नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी सरकार अडानी को सपोर्ट करती है, पर कांग्रेस के लीडर को यह भी जानना चाहिए कि साल 1992 में अडानी की हेल्प चमन भाई पटेल ने ही की थी, और उस वक्त वो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर में से एक थे। अब पार्टी चाहे जो भी हो, अगर 2024 में कांग्रेस आ जाती है तो अडानी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ पार्टी फंड चेंज हो जाएगा, बीजेपी को जाए अब कांग्रेस को जाने लग जाएगा। और वैसे भी देखा जाए, इतने बड़े लेवल पर बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कभी नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे ही कुछ छत्तीसगढ़ में कोल माइनिंग के दौरान अडानी पर आरोप लगे कि उन्होंने जानबूझकर कोल माइनिंग का एरिया 762 हेक्टर से 1037 हेक्टर कर दिया, जिसके लिए बेवजह काफी सारे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, और कई आदिवासियों के घर भी तोड़े जा रहे हैं। अभी हाल ही का हिंडनबर्ग का आरोप, जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि अडानी ग्रुप ने मॉरिशस में काफी सारे सेल कंपनी बनाई है, जिसकी वजह से उनके शेयर का प्राइस बहुत हाई हो गया।
और इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर थे धड़ल्ले से नीचे गिरने शुरू हो गए थे। खैर, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे और पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी और ऐसे ही इन बड़े बड़े बिजनेसेस को, जॉइंट वेंचर को सपोर्ट मिलता रहेगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, और इन्हीं के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनती रहेंगी।